हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के आगे के प्रोविजंस को पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने सेक्शन 10A तक डिस्कस किया था। आज हम लोग सेक्शन 11 से स्टार्ट करेंगे। सेक्शन 11 बात करता है एट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की। एट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि हमें पता लगाना है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड उत्पन्न कहाँ से हुआ है, ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है। एक एग्जांपल लेते हैं। एक कंपनी में दो मैनेजर्स हैं, मैनेजर ए और मैनेजर बी। मैनेजर ए ने बी को एक डॉक्यूमेंट भेजा ईमेल के थ्रू। वो जो डॉक्यूमेंट आया है वो ए ने भेजा है, उसकी शुरुआत ए के पास से हुई है, इसलिए हम लोग मैनेजर ए को बोलते हैं ओरिजिनेटर। मैनेजर बी को हम लोग बोलते हैं एड्रेसी, क्योंकि उसके पास वो ईमेल पहुंचा है, वो डॉक्यूमेंट पहुंची है। एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आया कहाँ से है, ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, ये पता लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो अपना ओरिजिनेटर है उसकी कुछ राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उससे कुछ अधिकार मिलते हैं और कुछ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं। मान लो मैनेजर ए को एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देना था मैनेजर बी को, उसने ईमेल कर दिया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। बी ने देखा नहीं देखा वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ए ने मैसेज दे दिया, उसने ईमेल कर दिया तो उसका काम ख़त्म। अगर उसने कुछ मिस्टेक कर दी, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन भेज दी बी को या गलत पर्सन को मैसेज भेज दिया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ए की होगी। इसीलिए हमें ये पता लगाना ज़रूरी होता है कि मैसेज आया कहाँ से और क्या हम उस मैसेज को ए के साथ लिंक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। यही बात करता है सेक्शन 11। कई बार क्या होता है कि ओरिजिनेटर खुद अपने आप मैसेज नहीं भेजता है, बल्कि उसने एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया होता है जो ऑटोमेटिकली मैसेज भेज देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम लोग कोई ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरने के बाद हमारे पास एक मेल आता है कि आपने जो फॉर्म भरा था, आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। उस मैसेज के अंदर ये एक लाइन लिखी होती है कि इस मैसेज पर रिप्लाई ना करें, इस ईमेल पर रिप्लाई ना करें, ये ऑटोमेटिकली जनरेटेड है। वो मैसेज किसी पर्सन ने नहीं भेजा है, वो अपने आप ही आपके पास आया है। कंप्यूटर के पास जैसे ही आपकी एप्लीकेशन रिसीव हुई, उसने अपने आप ही आपको ईमेल भेज दिया। फिर सवाल उठता है कि ऐसे ऑटोमेटिकली भेजे गए मैसेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आएगी। यही हमें बताता है सेक्शन 11। सेक्शन 11 कहता है कि एक मैसेज जो इलेक्ट्रॉनिकली भेजा गया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओरिजिनेटर के ऊपर तभी आएगी जब वो मैसेज खुद ओरिजिनेटर ने भेजा है या फिर ओरिजिनेटर के एजेंट ने भेजा है, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो ओरिजिनेटर के बिहाफ पर काम कर रहा है, उसके ऑर्डर्स लेकर काम कर रहा है। इसके अलावा अगर वो मैसेज ऑटोमेटिकली भेजा गया है किसी कंप्यूटर प्रोग्राम का इस्तेमाल करके और वो कंप्यूटर प्रोग्राम ओरिजिनेटर ने खुद बनाया है या उसने बनवाया है, उस केस में भी ओरिजिनेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ओरिजिनेटर उस मैसेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है जो ऑटोमेटिकली भेजा गया है एक ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू जो खुद ओरिजिनेटर ने बनवाया है। आगे चलते हैं सेक्शन 12 पर। सेक्शन 12 बात करता है एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसिप्ट ऑफ मैसेज की। अपने पुराने वाले एग्जाम्पल पर वापस आते हैं। मैनेजर ए ने एक डॉक्यूमेंट भेजी मैनेजर बी को ईमेल का इस्तेमाल करके। सेक्शन 11 ने कहा कि इस ईमेल के लिए मैनेजर ए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन ए को ये नहीं पता है कि बी को मैसेज रिसीव हो गया है या नहीं हुआ है, उसने मैसेज पढ़ लिया है या नहीं पढ़ा है। क्या बी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो मैनेजर ए को जवाब दे, उसको बताए कि मुझे आपका ईमेल मिल गया है, जो डॉक्यूमेंट आपने मुझे भेजी थी वो मुझे रिसीव हो गई है। मान लो मैनेजर बी मैनेजर ए के ईमेल का जवाब दे देता है कि हाँ, मुझे आपका ईमेल और डॉक्यूमेंट रिसीव हो गए हैं। इसी को हम लोग कहते हैं एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसिप्ट ऑफ मैसेज। इस बात को बताना कि मुझे आपका मेल मिल गया है, मुझे आपका मैसेज मिल गया है। सेक्शन 12 इसी एक्नॉलेजमेंट की बात करता है कि एड्रेसे ये बात स्वीकार कर ले कि उसको मैसेज मिल गया है। सेक्शन 12 बोलता है कि जहाँ भी ओरिजिनेटर और एड्रेसी ने अपनी आपसी सहमति से मैसेज को एक्नॉलेज करने का एक पर्टिकुलर तरीका निकाला हुआ है, तो उस तरीके का इस्तेमाल करके ही मैसेज की एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल,
जैसे हमने मैनेजर ए और बी को लिया था, उन दोनों ने आपस में सहमति कर रखी है कि जब भी कोई भी मैसेज उनको मिलेगा तो उसका जवाब ईमेल के थ्रू दिया जाएगा कि हाँ मुझे ये मैसेज मिल गया है। अगर उन्होंने आपस में कोई ऐसी एग्रीमेंट कर रखी है तो जैसे ही ए बी को मैसेज भेजेगा, ईमेल करेगा, तो बी को जैसे ही वो ईमेल मिलता है वो उसका रिप्लाई कर देगा। रिप्लाई में वो लिखेगा कि मुझे आपका ईमेल मिल गया है, ताकि ए को पता चल जाए कि बी को मैसेज रिसीव हो गया है और वो आगे का काम शुरू कर सके। इस केस में अगर बी ईमेल का रिप्लाई नहीं करता है तो ए ये अज्यूम कर सकता है कि बी को ईमेल मिला ही नहीं है। इसके आगे अगर दोनों ने अपनी आपसी सहमति से एक्नॉलेजमेंट का कोई तरीका डिसाइड नहीं किया है तो उस केस में किसी भी तरह का कम्युनिकेशन एड्रेसी की तरफ से यानी मैनेजर बी की तरफ से एक्नॉलेजमेंट मान लिया जाएगा। मान लो मैनेजर बी ए को फ़ोन करके कह देता है कि आपने जो डॉक्यूमेंट ईमेल में भेजी थी मुझे मिल गई, या फिर वो उसको एसएमएस कर देता है या फिर ईमेल का रिप्लाई कर देता है, तो एड्रेसी का काम हो जाता है कि वो किसी भी तरीके से ओरिजिनेटर को बताए कि उसको मैसेज मिल गया है। मान लो मैनेजर बी ने किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन किया ही नहीं, उसने ए को नहीं बताया कि उसको ईमेल मिल गया। उसने क्या किया कि ए ने जो ईमेल में काम करने के लिए कहा था उसने वो काम कर दिया, तो हम लोग ये अज्यूम कर सकते हैं कि बी को मैसेज मिल गया होगा तभी उसने काम किया है। तो इस केस में अगर मैनेजर बी यानी कि एड्रेसी किसी भी तरह का कंडक्ट के थ्रू ये इंडिकेट करे कि उसने मैसेज को रिसीव कर लिया है तो उसको भी एक्नॉलेजमेंट माना जाएगा। यानी कि अगर मैनेजर बी वो काम पूरा कर देता है जो मैनेजर ए ने उसको कहा था, तो हम लोग ये मान लेंगे कि मैनेजर बी को ईमेल मिल गया और मैनेजर ए उसको एक्नॉलेजमेंट मान सकता है। अगर एड्रेसी किसी तरह का कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं देता है कम्युनिकेशन के थ्रू या फिर कंडक्ट के थ्रू, उस केस में ओरिजिनेटर क्या करेगा, वो एक नोटिस जारी करेगा एड्रेसी को। उस नोटिस में वो लिखेगा कि मुझे आपकी तरफ से कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला है कि आपको वो डॉक्यूमेंट या ईमेल रिसीव हो गया है। फिर उसके बाद ओरिजिनेटर कुछ रीज़नेबल समय तक रिप्लाई का इंतज़ार करेगा। रीज़नेबल समय 1 घंटा हो सकता है, 1 दिन हो सकता है, 1 हफ्ता हो सकता है, ये केस टू केस डिपेंड करता है। अगर रीज़नेबल टाइम में भी एड्रेसी की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता है, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आती है, तो हम लोग ये अज्यूम कर लेंगे कि ये मैसेज कभी भेजा ही नहीं गया था, यानी कि ओरिजिनेटर ने कोई मैसेज उसको भेजा ही नहीं। इसकी इम्प्लीकेशन ये होगी कि ओरिजिनेटर को वो अगर इम्पोर्टेंट मैसेज है तो दोबारा किसी और तरीके से एड्रेसी को भेजना पड़ेगा। सेक्शन 13 बात करता है कि एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड किस समय और कहाँ से भेजा गया और किस समय और कहाँ पर रिसीव हुआ। टाइम एंड प्लेस हमारे लिए कुछ कानूनी प्रावधान को लागू करने के लिए ज़रूरी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी तरह का नोटिस आपको देना है तो कानून कहता है कि वो रीज़नेबल टाइम पर होना चाहिए, यानी वर्किंग आवर्स के बीच में होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप रात को 12 बजे जाकर किसी के घर पर कह रहे हो कि ये आपका नोटिस है। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर वो नोटिस आप ईमेल के थ्रू भेजो या इलेक्ट्रॉनिकली भेजो तो वो भी रीज़नेबल टाइम पर हो। तो ये पता लगाना ज़रूरी है कि आप सही समय पर उसको भेज रहे हो और सही समय पर वो आगे वाले पर्सन को रिसीव हो रहा है। प्लेस हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऑनलाइन पेमेंट करी गई है इंडिया में और वो पेमेंट इंडिया से बाहर से आई है, तो वो एक फ़ॉरेन ट्रांजैक्शन में आ जाती है। फ़ॉरेन ट्रांजैक्शन के अपने अलग कानूनी प्रावधान हैं, अलग प्रोविजंस हैं। तो इसलिए ये जानना भी हमारे लिए ज़रूरी है कि किसी भी डॉक्यूमेंट का या ट्रांजैक्शन का ओरिजिन कहाँ से आया है, कौन सी जगह से वो डिस्पैच हुआ है। इसमें एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। मान लो एक पर्सन है, पर्सन ए, वो इस समय एक एयरप्लेन में ट्रैवल कर रहा है। उसने किसी जगह पर एक फ़ाइल को डाउनलोड करना शुरू किया। थोड़ा आगे जाके वो फ़ाइल डाउनलोड हो गई। हमें ये नहीं पता है कि उसने कहाँ डाउनलोड करना शुरू किया, कहाँ वो डाउनलोड होना ख़त्म हुआ।
क्योंकि वो प्लेन में बैठा है और प्लेन मूव कर रही है। इसके साथ साथ हो सकता है कि डाउनलोड पूरा होने के बाद ए ने वो फाइल बहुत देर बाद देखी किसी दूसरी जगह पर। तो हम ये कैसे पता लगाएंगे कि ए को वो फाइल मिली कब? एक तो उसने डाउनलोड करना शुरू किया, दूसरी जगह पर वो डाउनलोड पूरा हो गया, यानी उसको अवेलेबल हो गई वो फाइल। थोड़ा आगे जाकर ए ने वो फाइल खोली, तब जाकर उसको पता चला कि उस फाइल के अंदर क्या था। तो हम ये कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी जगह पर पर्सन ए को वो फाइल मिली है? एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमारे कॉलेज की ईमेल आईडी पर एक ईमेल आता है पर्सन बी के लिए, जो कि हमारे कॉलेज का एम्प्लॉई है। वो ईमेल रिसीव हुआ है अपने ऑफिस में। ऑफिस वाले क्या करेंगे, पर्सन बी को ढूंढेंगे और उसको जाकर वो ईमेल के बारे में बता देंगे या फिर उसकी ईमेल आईडी पर फॉरवर्ड कर देंगे। तो फिर सवाल ये उठता है कि एड्रेसी को यानी कि पर्सन बी को वो ईमेल कब रिसीव हुआ? जब कॉलेज की ईमेल आईडी पर वो मैसेज आ गया तब हम लोग मानेंगे कि बी को मैसेज मिल गया, या फिर जब उसको एक्चुअली मैसेज रिसीव हुआ है तब? यही पता लगाने में सेक्शन 13 हमारी हेल्प करता है। सेक्शन 13 हमें बताता है कि कौन सी जगह को हम लोग मान्यता देंगे कि इस जगह से मैसेज उत्पन्न हुआ है और इस जगह पर मैसेज रिसीव हुआ है, कौन से समय पर मैसेज गया है, सेंड हुआ है, और कौन से समय पर वो मैसेज रिसीव हुआ है। सेक्शन 13 को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कंप्यूटर रिसोर्स क्या होता है। हमारे एक्ट के अनुसार कंप्यूटर रिसोर्स कोई भी कंप्यूटर हो सकता है, कोई भी कंप्यूटर नेटवर्क हो सकता है जैसे कि इंटरनेट, कोई डेटाबेस हो सकता है, कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है। सबसे अच्छा एग्जांपल इसका है एक ईमेल अकाउंट, या फिर जैसे आपका व्हाट्सएप अकाउंट होता है, वो भी एक कंप्यूटर रिसोर्स ही है। सेक्शन 13 पर आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि डिस्पैच ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है। डिस्पैच ऑफ रिकॉर्ड का मतलब होता है रिकॉर्ड को भेजना। जब ओरिजिनेटर किसी मैसेज को या रिकॉर्ड को भेजता है तो उस भेजने को ही हम लोग कहते हैं डिस्पैच करना। फिर सेक्शन 13 बात करता है टाइम ऑफ डिस्पैच की, कि कौन सा समय माना जाएगा डिस्पैच का। इसमें हमारा एक्ट बोलता है कि जब भी हमारा मैसेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड किसी ऐसे कंप्यूटर रिसोर्स में पहुंच जाता है जो कि ओरिजिनेटर के कंट्रोल से बाहर हो जाता है, उस समय को हम लोग मानेंगे डिस्पैच हो गया है। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपने आज व्हाट्सएप पर 5 बजे किसी को मैसेज किया, लेकिन आपका इंटरनेट स्लो होने की वजह से वो मैसेज सेंड नहीं हुआ। एक घड़ी का आइकन बना आता है जो आपको बताता है कि मैसेज अभी तक भेजा नहीं गया है। तो आपने 5 बजे सेंड पर तो क्लिक कर दिया, लेकिन सामने वाले के व्हाट्सएप अकाउंट में वो मैसेज आया नहीं है। हो सकता है कि 5:30 बजे आपका जो मैसेज है वो सामने वाले पर्सन के पास पहुंचे और आपके मैसेज के ऊपर एक टिक आ जाए। जैसे ही वो सिंगल टिक आ गया तो आपको पता चल जाएगा कि सामने वाले के व्हाट्सएप अकाउंट में वो मैसेज जा चुका है, यानी वो आपके कंट्रोल से बाहर हो गया है। 5:30 का समय हम मानेंगे टाइम ऑफ डिस्पैच का। आगे चलते हैं टाइम ऑफ रिसिप्ट पर। टाइम ऑफ रिसिप्ट बात करता है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एड्रेसी के पास किस समय पर पहुंचा। अपने व्हाट्सएप वाले एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। आपका जो सिंगल टिक था वो आया था 5:30 बजे, यानी कि 5:30 बजे आपका मैसेज सामने वाले पर्सन के व्हाट्सएप अकाउंट में पहुंच गया, लेकिन हो सकता है कि उसका डेटा बंद है, उसने मैसेज अभी तक खोल के नहीं पढ़ा है। मान लो उसने 6 बजे अपना डेटा ऑन किया और उस मैसेज को पढ़ा, आपके पास डबल टिक आ गए। तो अब सवाल ये उठता है कि वो चाहता तो 5:30 बजे भी वो मैसेज पढ़ सकता था, क्योंकि उसके अकाउंट में मैसेज डिलीवर हो चुका था, उसने बस पढ़ा नहीं था। तो कौन सा टाइम हम लोग मानेंगे रिसिप्ट का कि उसको मैसेज कब मिला, 5:30 बजे मिला है या 6 बजे मिला है? सेक्शन 13 कहता है कि अगर एक एड्रेसी के पास एक स्पेसिफिक कंप्यूटर रिसोर्स है जिसका इस्तेमाल वो करता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को या फिर मैसेज को रिसीव करने के लिए, यानी एड्रेसी के पास खुद का एक ईमेल अकाउंट है या व्हाट्सएप अकाउंट है, उस केस में टाइम ऑफ रिसिप्ट तब माना जाएगा जब
वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या मैसेज उस कंप्यूटर रिसोर्स के अंदर आ जाता है। अपने एग्जाम्पल में पर्सन के व्हाट्सएप अकाउंट में मैसेज आ गया था 5:30 बजे, लेकिन उसका डेटा बंद था। उसने 6 बजे चेक किया, उसके रिसोर्स में यानी उसके व्हाट्सएप अकाउंट में मैसेज आ गया 5:30 बजे, तो टाइम ऑफ रिसिप्ट माना जाएगा 5:30 बजे का ही। अगर वो मैसेज उस स्पेसिफाइड कंप्यूटर रिसोर्स के अंदर नहीं भेजा जाता है, यानी कि उसके खुद के अकाउंट पर नहीं भेजा जाता है, किसी दूसरे अकाउंट पर भेज दिया जाता है, तो उस केस में टाइम ऑफ रिसिप्ट माना जाएगा जब एड्रेसी को एक्चुअली वो मैसेज रिसीव हुआ है। एक एग्जांपल लो इसमें। मान लो कि एक पर्सन है बी, उसके पास खुद का एक डेजिग्नेटेड कंप्यूटर रिसोर्स है, यानी कि उसके पास खुद का एक व्हाट्सएप अकाउंट है। अब पर्सन ए ने पर्सन बी को एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा, तो हम लोगों ने देख लिया कि टाइम ऑफ रिसिप्ट तब का माना जाएगा जब बी के व्हाट्सएप अकाउंट में वो मैसेज आ जाएगा, यानी कि जब सिंगल टिक आ जाएगा। अब मान लो कि ए ने क्या किया, बी के अकाउंट पर मैसेज भेजने की बजाय बी की मदर के अकाउंट पे मैसेज भेज दिया, तो वो बी का डेजिग्नेटेड व्हाट्सएप अकाउंट नहीं है, यानी कि बी का खुद का अकाउंट नहीं है, उसकी मदर का अकाउंट है। तो उसकी मदर बी को जाकर वो मैसेज पहुंचाएगी। तो टाइम ऑफ रिसिप्ट तब का माना जाएगा जब बी को वो मैसेज एक्चुअली रिसीव हो रहा है। मान लो कि बी की मदर को वो मैसेज रिसीव हुआ है 5:30 बजे, उसने बी को आकर बताया 6 बजे, तो इस केस में हम लोग मानेंगे कि बी को मैसेज मिला है, यानी टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ रिकॉर्ड है 6 बजे का। बात नोट कर लो इस केस में कि पर्सन बी ने स्पेसिफाई कर रखा था कि ये कंप्यूटर रिसोर्स यानी कि ये व्हाट्सएप अकाउंट उसका खुद का है
और उसके ऊपर अगर मैसेज कोई भेजेगा तो बी को ही मिलेंगे। उसने ये भी स्पेसिफाई कर रखा था कि ये मेरी मदर का अकाउंट है, यानी कि जब ए ने वो मैसेज बी के मदर की अकाउंट पर भेजा तो उसको पता था कि ये मैसेज बी की मदर को रिसीव हो रहा है, बी को रिसीव नहीं हो रहा है। अब मान लो कि बी ने बताया ही नहीं, बी ने एक व्हाट्सएप नंबर दे दिया, उसने नहीं स्पेसिफाई किया कि ये उसकी मदर का है या उसका खुद का है। उस केस में क्या होगा? जिन भी केसेस में एड्रेसी ने ये स्पेसिफाई नहीं कर रखा है कि ये कंप्यूटर रिसोर्स है मैसेज रिसीव करने के लिए, उस केस में जब ओरिजिनेटर मैसेज भेजेगा तो टाइम ऑफ रिसिप्ट तब का माना जाएगा जैसे ही वो कंप्यूटर रिसोर्स में पहुंच जाता है एड्रेसी के, यानी कि जब एड्रेसी के व्हाट्सएप अकाउंट में मैसेज आ जाएगा उस टाइम को हम लोग मानेंगे टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ रिकॉर्ड। एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं। पर्सन ए ने व्हाट्सएप मैसेज भेजा पर्सन बी को। ए के पास एक व्हाट्सएप नंबर है, उसको नहीं पता है कि वो बी का है या बी की मदर का है। उसको पता है कि इस नंबर पे अगर मैं मैसेज भेजूंगा तो बी को मैसेज मिल जाएगा डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। मान लो वो मैसेज ए ने भेजा 1 मई को और पर्सन बी को वो मैसेज मिला 2 मई को। उस केस में टाइम ऑफ रिसिप्ट माना जाएगा 1 मई, क्योंकि बी के व्हाट्सएप अकाउंट में वो अवेलेबल हो गया था, चाहे वो बी का अकाउंट हो चाहे वो बी की मदर का अकाउंट हो सकता है कि 1 मई को बी की मदर को वो मैसेज मिल गया, उसने वो मैसेज बी को दिया 2 मई को, लेकिन उस केस में भी टाइम ऑफ रिसिप्ट 1 मई ही होगा, 2 मई नहीं होगा, क्योंकि पर्सन ए को नहीं पता है कि बी को डायरेक्टली मैसेज जा रहा है या इनडायरेक्टली मैसेज जा रहा है। आगे हम बात करते हैं प्लेस ऑफ डिस्पैच की, यानी कि मैसेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कौन सी जगह से भेजा गया। इसमें सेक्शन 13 कहता है प्लेस ऑफ डिस्पैच वो जगह मानी जाएगी जहां ओरिजिनेटर की प्लेस ऑफ बिजनेस है, यानी जहां ओरिजिनेटर अपना खुद का काम करता है, जहां उसका ऑफिस है। जिस केस में ओरिजिनेटर की कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होगी, उस केस में जहां वो पर्सन रहता है, ओरिजिनेटर रहता है, उस प्लेस को हम लोग मानेंगे प्लेस ऑफ डिस्पैच। इसमें एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो पर्सन ए ने एक फाइल ईमेल की पर्सन बी को। इस केस में पर्सन ए एक कंपनी का मैनेजर है जो कि दिल्ली में सिचुएटेड है। अब मान लो पर्सन बी को वो मैसेज ईमेल तब मिला जब वो एक एयरप्लेन में ट्रैवल कर रहा था इंडिया से बाहर। इंडिया से बाहर इंडिया का कानून लागू नहीं होता है। इस केस में प्लेस ऑफ डिस्पैच मानी जाएगी पर्सन ए के ऑफिस से, यानी कि दिल्ली से। आगे बात करते हैं प्लेस ऑफ रिसिप्ट ऑफ रिकॉर्ड की। प्लेस ऑफ रिसिप्ट वो जगह है जहां पर एड्रेसी को इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या मैसेज रिसीव हुआ है। इसमें सेक्शन 13 कहता है कि प्लेस ऑफ रिसिप्ट वो जगह होगी जहां पर एड्रेसी की प्लेस ऑफ बिजनेस है, जहां पर एड्रेसी काम करता है। और अगर एड्रेसी की कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, उस केस में एड्रेसी का रेजिडेंस, यानी कि जहां पर एड्रेसी रहता है, उस जगह को प्लेस ऑफ रिसिप्ट माना जाएगा। इसमें एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो पर्सन ए ने एक फाइल ईमेल की पर्सन बी को। पर्सन बी एक कंपनी में मैनेजर है जो कि मुंबई में स्थित है। अब पर्सन बी को वो ईमेल मिला है जब पर्सन बी एक एयरप्लेन में ट्रैवल कर रहा था आउटसाइड इंडिया। तो इस केस में प्लेस ऑफ रिसिप्ट माना जाएगा मुंबई को, क्योंकि वहीं पर बी की प्लेस ऑफ बिजनेस है, जहां पर बी काम करता है। आगे के सेक्शन 14, 15 और 16 सिंपल से सेक्शंस हैं, इसको आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है। सेक्शन 14 हमें बताता है कि कौन से वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं जिनको हम लोग सुरक्षित मानते हैं, सिक्योर मानते हैं। हमारे एक्ट में कुछ ऐसे प्रोसीजर्स बताए गए हैं जिसका इस्तेमाल करके हम लोग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को ज़्यादा सुरक्षित या सिक्योर बना सकते हैं। अगर उन सिक्योरिटी प्रोसीजर्स का इस्तेमाल किया जाएगा तो उन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को कानूनी तौर पे हम लोग सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मानेंगे, यानी कि सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मानेंगे। सेक्शन 15 बात करता है सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की। इसमें बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को हम लोग सुरक्षित तब मानेंगे अगर
सिग्नेचर क्रिएशन डेटा यानी कि वो डेटा, वो मैसेज जिसके ऊपर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कर रहे हैं, वो डेटा सिर्फ सिग्नेटरी के कंट्रोल में होना चाहिए और किसी पर्सन के कंट्रोल में नहीं होना चाहिए। यानी कि जो पर्सन साइन कर रहा है वो डेटा सिर्फ उसी के कंट्रोल में हो और किसी के पास वो नहीं जाए। इसके अलावा जो आपका सिग्नेचर क्रिएशन डेटा है, जब आप उसके ऊपर डिजिटल सिग्नेचर करते हो तो वो उस तरीके से किया जाना चाहिए जैसे कि हमारे एक्ट में बताया गया है। वो तरीका क्या है? एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम का इस्तेमाल करके डिजिटल सिग्नेचर किया जाना चाहिए। सेक्शन 16 बात करता है सिक्योरिटी प्रोसीजर और प्रैक्टिसेस की। इसके अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि वो ज़रूरतों के अनुसार कुछ ऐसे प्रोसीजर और प्रैक्टिसेस बना सकता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा के ट्रांसफ़र को और ज़्यादा सुरक्षित बनाएं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ और सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ को डिस्कस करेंगे। तब तक आप सेक्शन 11 से सेक्शन 16 तक बुक में से पढ़ सकते हो। कोई डाउट है तो आप वो डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू।